नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में करंट अफेयर्स की में। और आज हम लेकर हाजिर हैं जो वर्तमान में करंट मुद्दे चल रहे हैं उनके ऊपर 10 क्वेश्चन और उन 10 क्वेश्चन के बारे में डिटेल डिस्कशन। तो डिटेल डिस्कशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके अलावा जानेंगे कि देश विदेश में क्या चल रहा है और भारत के रिलेशन अलग अलग देशों के साथ और वर्तमान में चल रही परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार की परिपाटी चल रही है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और कल बिहार चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत अंगोला ने मत्स्य जलीय कृषि एवं वाणिज्यिक सहयोग पर एमओयू साइन किए यहाँ पर। और इंडिया एंड अंगोला साइंड एमओयूज इन फिशरी, एक्वाकल्चर एंड कॉन्सुलर ऑपरेशन। ये है हमारे राष्ट्रपति और ये अंगोला के प्रतिनिधि हैं और इन्होंने आपस में एमओयू साइन किया है। यह चित्र भारत और अंगोला के बीच हाल ही में हुए समझौतों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है। इस तस्वीर में दो देशों के प्रतिनिधियों के बीच सहयोग साझेदारी, दो देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके बीच सहयोग साझेदारी और कूटनीति संबंधों की मजबूती का संकेत दिया गया है। यह एमओयू मुख्य रूप से मत्स्य जलीय कृषि और वाणिज्यिक सहयोग पर केंद्रित है। कुल मिला के कॉमर्शियल लेन देन है, उसके ऊपर इस डायग्राम को ज़्यादा बेस्ड बताया गया है। तो कुल मिला के इंडिया और अंगोला, इससे क्या होता है कि जैसे मान लो इस चीज़ को अपन ने देखा तो इससे हमारे दिमाग में ये क्लियर हुआ कि भारत और अंगोला के बीच में वर्तमान में व्यापारिक साझेदारी धीरे धीरे बढ़ रही है, ताकि आने वाले में समय में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये चीज़ें अगर आपकी पढ़ी हुई होंगी ना, तो आने वाले समय में आप उस क्वेश्चन को एकदम सही कर पाओगे। तो इसलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। आईआईटी बॉम्बे ने क्या किया? बहुत ही शानदार इन्होंने डिस्कवरी की है। आईआईटी बॉम्बे ने क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप प्रस्तुत किया। माइक्रोस्कोप क्या चीज होती है? छोटी छोटी चीजों को देखने के काम आता है माइक्रोस्कोप, और दूर की चीज देखने के लिए टेलीस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप है और माइक्रोस्कोप इन्होंने क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप प्रस्तुत किया। और इन्होंने इस प्रकार से, ये देखिए ये माइक्रोस्कोप, और इसके अंदर उन्नत माइक्रोस्कोपी, बहुत हाई क्वालिटी की क्वांटम सेंसरिंग और शोध उपकरणों की आधुनिकता दिखाई देती है। आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप चुंबकीय क्षेत्रों को 3D में मापने की क्षमता रखता है, जिनका संकेत ये फोटो देती है, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो अगर आईआईटी बॉम्बे के बारे में पूछा जाए कोई क्वेश्चन, या क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को किसने बनाया, किस संस्थान ने, तो आईआईटी बॉम्बे ने। वर्तमान में हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने क्या किया? तो जिस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आने वाले समय में हम धीरे धीरे क्वेश्चन भी साथ में लगा के लाएंगे। वर्तमान में ये तो करंट अफेयर्स है, ताकि याद हो जाए। जैसे पिछली स्लाइड में हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्या पढ़ा था कि भारत और अंगोला के रिश्तों के बारे में पढ़ा था। सेकेंड क्वेश्चन हमारा हो गया आईआईटी बॉम्बे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ से कि एक साइकिलिंग रेस होती है, टूर दे थार। आपको एक साइकिलिंग रेस नजर आ रही है, तो ये कह रहा है ये किससे रिलेटेड है? तो ये किससे रिलेटेड है? साइकिल फॉर जीरो हंगर, साइकिल फॉर जीरो हंगर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर चित्र राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र होने वाली एंड्योरेंस साइकिलिंग रेस का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टूर दे थार। आपसे आप कह सकते हैं कि इसमें साइकिल रेस है। कहाँ होती है ये? राजस्थान के रेगिस्तानी एरिया में, डेजर्ट एरिया में होती है एंडुरेंस साइकिलिंग रेस। साइक्लिस्ट सूर्योदय और रेगिस्तान का वातावरण, टूर दे थार के एडवेंचर और उद्देश्य को दर्शाता है। यह अभियान सामाजिक पहल साइकिल फॉर जीरो हंगर से जुड़ा हुआ है, जिसका मकसद भूख मुक्त भारत की दिशा में योगदान देना है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का कि साइकिल फॉर जीरो हंगर से जुड़ा है, जिसका मकसद भूख मुक्त भारत की दिशा में योगदान देना है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हुआ। फर्स्ट, भारत अंगोला के रिश्ते। सेकंड क्या था आपका? आईआईटी बॉम्बे ने क्या किया। थर्ड, ये साइकिल रेस से रिलेटेड है। फोर्थ क्वेश्चन, दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुआ विस्फोट। हाल ही में आपने देखा होगा, श्रीनगर के लोग, जो डॉक्टर्स की एक टीम है, वो इधर आके और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, उनके पास अमोनियम नाइट्रेट मिला, फरीदाबाद के अंदर पकड़ा भी गया।
फिर जैसे जैसे तार फटाफट जुड़ने लगे, जो अब्दुल उमर है उसको लगा कि अब तो पुलिस हम तक पहुंच ही जाएगी, तो आनन फानन में जल्दबाजी में उसने थोड़ा सा अमोनियम नाइट्रेट अपनी i20 गाड़ी में रखा और लाल किले के पास 3 घंटे तक पार्किंग में गाड़ी खड़ी रही। उससे पहले वह मस्जिद में भी गया और 3 घंटे तक खड़ी रही, और लास्ट में जब उसने ऐसा समय तय किया कि शाम का टाइम, कि इस समय भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, उस समय जाके खुद के साथ गाड़ी को भी ब्लास्ट कर लिया और वहाँ आसपास में 10-11 लोगों की हानि हुई। तो इस प्रकार से महज लाल किला जो है, जहाँ से लाल किले की प्राचीर से हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो कुल मिला के उससे महज 300 मीटर की दूरी पर 300 मीटर की दूरी पर अगर इस प्रकार का हादसा होता है, हालांकि वर्तमान में यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। शुरुआत में भारत सरकार जो है वो इसको ओनली ब्लास्ट कह रही थी, लेकिन अब भारत सरकार ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि ये एक टेररिस्ट अटैक था। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने पहले ही पाकिस्तान को कह रखा है, क्या कह रखा है कि अगर किसी भी, हमने ऑपरेशन सिंदूर रोका नहीं है, किसी भी प्रकार का अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो वो पाकिस्तान के द्वारा किया हुआ माना जाएगा। तो पाकिस्तान के द्वारा किया हुआ माना जाएगा। तो फिर यहाँ पर हमें ये पता लगती है, यह तस्वीर घटनास्थल की सुरक्षा व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। पुलिस बैरिकेड, जांच स्थल और कोर्डिंग स्पष्ट करता है कि गंभीर सुरक्षा घटना हुई है। यह फोटो बिना किसी हिंसक कोई ऐसा दृश्य नहीं है जिसके कारण आपको कोई समस्या हो। ठीक है, अब बात करते हैं इससे आगे। 5वां क्वेश्चन देखो, 4 के 4 क्वेश्चन आपके रिपीट होने चाहिए माइंड में। भारत अंगोला के रिलेशन, जब भी कोई चीज पढ़ो ना तो साथ में रिवीजन जरूर करो ताकि कभी भूलो नहीं। दूसरी आईआईटी बॉम्बे। तीसरी टूर द थार, जो साइकिल रेस है राजस्थान के डेजर्ट में वह है। और चौथा, ये अभी हमने लाल किले वाली बात पढ़ी। ये 5वां क्वेश्चन है। भूटान यात्रा, हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री, विपक्ष भी कई बार इसको कह रहा था कि यहाँ तो लाल किले पर ऐसी घटना हो गई, और भारत के प्रधानमंत्री भूटान के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके जन्मदिन पर गए हुए। तो अगर यहाँ भूटान के साथ अगर जो भी बात हुई है उसकी बात कर रहे हैं कि भूटान यात्रा आर्थिक व रणनीतिक सहयोग पर केंद्रित थी। यह तस्वीर भारत और भूटान के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करती है। झंडों की उपस्थिति दोनों देशों के संप्रभु पहचान और साझेदारी का प्रतीक है। यह फोटो पीएम मोदी की भूटान यात्रा के दौरान हुए आर्थिक और रणनीतिक सहयोग पर रेखांकित करती है। तो भारत अंगोला रिलेशन भी हमने बात की, अभी हमने भूटान की बात की कि भूटान का क्या रोल है इसके अंदर, और भूटान यात्रा भी की है पीएम मोदी ने, तो वहां भी हमारी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए हम काम कर रहे हैं आगे। तो यहाँ पर ये भूटान के साथ भी अच्छे हमारे सहयोग रह रहे हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ कौन से देश की यात्रा की है, तो यहाँ अपन कर सकते हैं। अब देखिए, भारत ने 12 MT मीट्रिक टन है, MT यानी मीट्रिक टन, FRK कोस्टा रिका भेजा। कोस्टा रिका जो देश है वहाँ पे हमने चावल भेजा है, ये चावल की बात कर रहा है यहाँ पे, तो भारत ने भेजा है। तो भारत की यहाँ से क्या पता लगता है, यहाँ से चावल की बोरियां भेजी हैं भारत ने कोस्टा रिका को 12 मीट्रिक टन। तो निर्यात का प्रतीकात्मक चित्रण कि भारत इस क्षेत्र में धीरे धीरे मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और हम निर्यात तक, जैसे अफगानिस्तान में जरूरत पड़ी, लोग भूखे मरने लगे, तो भारत ने ट्रक भर भर के और सहायता की। इसके अलावा भी कई प्रकार की मदद करता है भारत हमेशा, जहाँ जहाँ दिक्कत आती है वहाँ, जैसे मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, तो वहाँ पीड़ितों के लिए भारत हमेशा मदद के लिए आगे रहता है। तो यह भारत से कोस्टा रिका को भेजे गए ये जो फोर्टिफाइड राइस कर्नेल FRK, ये है की सप्लाई का प्रतिनिधित्व करती है। पृष्ठभूमि में कृषि क्षेत्र भारत के उत्पादन बल को दर्शाता है। ये बात बहुत अच्छी है। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हुआ। आगे बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तेलंगाना ने AI इनोवेशन हब लॉन्च किया है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब कहाँ लॉन्च किया? तेलंगाना ने। तो तेलंगाना स्टेट को पूरे को आप एकदम नजर में से निकाल दिया करो। फोटो हैदराबाद के आधुनिक टेक हब और डिजिटल प्रगति को दिखाती है। AI इनोवेशन हब का बोर्ड राज्य की नई AI नीति और नवाचार पर फोकस को दर्शाता है। उसके अलावा यह तस्वीर तेलंगाना के 2035 तक वैश्विक AI नेता बनने के लक्ष्य को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती है। कुल मिला के इस प्रकार का अगर किया जाता है तो ये वास्तव में तारीफ के काबिल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहा है।
दक्षिण भारत हमेशा से इसमें अग्रणी रहा है। इसके बेंगलोर वाला एरिया, हैदराबाद वाला एरिया, ये आईटी हब माना जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब के रूप में किसने सहयोग किया है? तेलंगाना ने लॉन्च किया है ये वाला। बोलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तेलंगाना वाला याद रखिए आप क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है अपनी जगह। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, डिजिटल मरीन फिशरीज जनगणना कोची से शुरू हुई। तो यहाँ डिजिटल मरीन फिशरीज सेंसस मतलब इनको गिना जाएगा डिजिटलाइज तरीके से कि मरीन फिश इनके बारे में। तस्वीर कोची के प्रसिद्ध फिशिंग नेट्स और समुद्री गतिविधियों पर आधारित है। फोटो डिजिटल मरीन फिशरी सेंसस की शुरुआत को दर्शाती है, जो ऐप आधारित आधुनिक डेटा संग्रहण करने पर आधारित है। यह भारत के मत्स्य क्षेत्र के डिजिटलीकरण का प्रतिनिधित्व करती है। भारत सरकार इस चीज की तरफ भी बढ़ रही है कि मत्स्य क्षेत्र को भी गिनती की जाए। ये हमने यहाँ पर ये फोटो में मिल रही है हमें, तो इनसे हमें आइडिया रहता है। देखो आदमी के माइंड में क्या है कि डायग्राम बहुत जल्दी बैठता है, तो इसलिए डायग्राम साथ में होना बहुत जरूरी है स्टडी के साथ में। भारत अमेरिका संबंध वर्तमान में अपने निम्नतम स्तर पर है, लेकिन कुछ कुछ खबरें हमें राहत प्रदान करती हैं। राहत प्रदान करती हैं, तो ये खबर एक ऐसी ही है कि यहाँ पर 10 वर्षीय रक्षा समझौता किया है इंडिया अमेरिका ने। फोटो भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग और साझेदारी का संकेत देती है। दो हाथ का मिलान दो देशों के बीच विश्वास, सहयोग और सुरक्षा का संबंध को दर्शाता है। पीछे दोनों देशों के झंडे रणनीतिक साझेदारी को और भी स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम 10 वर्ष के रक्षा समझौते की तरफ जा रहे हैं, और ये एक अच्छी खबर है। ये डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है इंडिया यूएस अमेरिका का। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत तजाकिस्तान स्थित आईनी एयरबेस से हटा। ये भारत के लिए एक सेटबैक है, ड्रॉबैक है कि तजाकिस्तान में भारत ने एक एयरबेस ले रखा था, वहाँ भारत की सेना रहती थी और सेना वहाँ पर काम करती थी। लेकिन काफ़ी समय पहले से ये सूचनाएं आने लग गई थी कि वहाँ से भारत को ने अपना कदम पीछे हटा लिए हैं, विड्रॉ कर लिए अपने ट्रूप्स को। इंडिया विड्रॉ फ्रॉम आईनी एयरबेस तजाकिस्तान। यह तस्वीर आईनी एयरबेस तजाकिस्तान के माहौल को सनसेट के साथ दर्शाती है। भारत और तजाकिस्तान के झंडे, वॉच टावर और हेलीकॉप्टर, इन सब का संयोजन भारत के रणनीतिक बदलाव को दिखाता है। यह चित्र भारत के इस विदेशी एयरबेस से हटने की खबर का प्रतीकात्मक विजुअल है। ये आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर इंडिया और तजाकिस्तान, देखिए आपको एक जैसे से ही फ्लैग नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये तजाकिस्तान और ये इंडिया कुल मिला के, और ये खबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अब देखिए आगे नेक्स्ट, अब हमारे लिए बात करना बहुत जरूरी हो गया है बिहार चुनाव के नतीजे। क्या रहा बिहार चुनाव का रिजल्ट? क्या एक प्रकार से 20 साल से नीतीश कुमार बिहार में चले आ रहे हैं, उन्होंने फिर से बाजी मारी, या नीतीश के साथ बीजेपी एक साथ गठबंधन में लड़ रहा था एनडीए, या फिर विपक्ष पूरा महागठबंधन जोड़ लगा रहा था, कांग्रेस, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, इस प्रकार से खूब प्रयास किया जा रहा था। तो अगर इसमें क्या रिजल्ट रहा बिहार के अंदर, वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप ताजुब करेंगे कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी सारी चीज़ें होने के बाद भी कहीं ना कहीं बिहार में फिर से नीतीश कुमार ने परचम लहराया है। और बिहार इलेक्शन में यहाँ मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ कि कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ। 243 आधी कर दो 122, जो जीतेगा आधी तो 121.5 होती है, लेकिन 122 सीटें जिनके 122 विधायक जिनके होंगे वो सरकार बनाएंगी बिहार में।
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने 200 से अधिक सीटें जीतने का ट्रेंड दिखाया। अब एक क्लीन स्वीप हो गया, 243 में से अगर 200 से ज्यादा सीटें अगर ये अकेला गठबंधन जीत जाता है एनडीए, जिसके अंदर एनडीए में कौन कौन था, बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू रामविलास पासवान की पार्टी, उनके जो बेटे हैं चिराग पासवान उनकी पार्टी, और वहाँ मांझी जी हैं उनकी पार्टी, ये सारी मिलके एनडीए का अलायंस थी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 89 टू 90 सीटें, लगभग 90 सीटों के लगभग वो आगे रही। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, जो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे वर्तमान में ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव तो बीमार रहते हैं, तो उनके बेटे तेजस्वी यादव, उनकी जो पार्टी है उसके को बड़े पीछे रहने का अनुभव हुआ यहाँ पर। और भले ही वोट प्रतिशत बढ़ा हो, देखो वोट परसेंटेज बढ़ा हो, लेकिन सीटें इतनी आई नहीं। पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी उभर के आई थी, तो इस बार ऐसा लग रहा था कि उससे भी कहीं ना कहीं ज्यादा सीटें लेके आएंगी। और ग्राउंड लेवल पे भी जनता मतलब एक प्रकार से सोशल मीडिया पे ही फैन होके रह गई, लेकिन यहाँ पर उन्हें बहुत पीछे रहना पड़ा। वोटिंग परसेंटेज लगभग 67%, यह बिहार के लिए एक रिकॉर्ड पास दर्जा है। तो वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहा, और महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज लगभग 10% ज़्यादा रहा। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों की तुलना में, पुरुषों का 61 पॉइंट कुछ और महिलाओं का 71 पॉइंट कुछ। इसके पीछे एक कारण बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एन वक्त पर, अंतिम समय पर महिलाओं के अकाउंट के अंदर 10-10 हजार रुपए की राशि डाली, और जो 10-10 हजार रुपए की राशि डाली, वो 10-10 हजार रुपए बहुत काम कर गए, और महिलाओं को घर से निकलने। और बीजेपी का क्या है कि इसमें बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जैसे बीजेपी का मान लो कोई वोटर है, वो दूसरी जगह रहता है, तो उन्होंने जब उनको कह के बार बार रिक्वेस्ट करके कि आइए आप वोट दीजिए, आइए वोट दीजिए, ये मैनेजमेंट अपने एक एक वोटर को घर से बाहर निकाल के लाए, और उन्होंने वोट करवाया, या कहीं दूर भी रह रहे हैं तो वहां से भी वोटर को भेजा गया। ये बिहार इलेक्शन रिजल्ट, और इसमें कौन सी पार्टी को लगभग कितनी सीटें मिली, ये हम यहाँ बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सीटें 89 बीजेपी को मिली, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड 85, आरजेडी तीसरे नंबर पर रही यहाँ पे। तो ये दोनों गठबंधन के, ये जो है एनडीए गठबंधन के लोग हैं यहाँ पर, और एलजेपी भी एनडीए के अंदर है। तो ये एक क्लीन स्वीप हो गई बिहार में, फिर से आने जा रहे हैं नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन के अंदर। अब कुल मिला के अपन यहाँ ये बात करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत साफ होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को कुछ खास वोट नहीं मिले, लेकिन यहाँ कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि लगभग 100 के लगभग सीटें कांग्रेस और महागठबंधन के लोग तेजस्वी यादव से खींचने में कामयाब हो गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी भी लगभग 150 के लगभग सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी 25 सीटें ही जीत पाई। ये इनके लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है। AIMIM जो ओवैसी है उनकी पार्टी है, उन्होंने 5 सीटें जीतने में, और ये जो मांझी जी है इन्होंने 5 सीटें, और अदर्स जो है जैसे मान लो जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर ने कहा था, तो उन्होंने 9 सी उनमें कुल मिला के सारी निर्दलीय वगैरह सारी मिला के 9 सीटें हो रही हैं, 243 सीटें हैं। ये इनका नतीजा है। हमने शाम को लेट नाइट चुनाव आयोग की वेबसाइट से जब 1-2 सीटों पर लीड चल रही थी, उसके बाद हमने ये बनाया था। यहाँ पर देखो एक बड़ा एरिया है, ये बीजेपी का है, बड़ा एरिया। उसके बाद जेडीयू, ये रहा 85 वाला एरिया। उसके बाद आपसे कहा गया कि बीएसपी, सीपीआई, यहाँ पर ये हर प्रकार की आरजेडी का ये वाला कलर है 25 सीटें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन से कलर में। ये बिहार की राजनीति में अहम हिस्सा रखता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सारे नतीजे डाल दिए गए हैं ऑफिशियल हैंडल पर, और बिहार के अंदर एक बार फिर से नीतीश कुमार और बीजेपी मतलब एनडीए गठबंधन के लोग ये सारे मिलकर सत्ता चलाने वाले हैं और सत्ता संभालने वाले हैं। बोलो क्लियर। और जो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक जो प्रशांत किशोर कहा करते थे या तो अर्श पर या फर्श पर, तो फर्श पर ही रह गए वो वर्तमान में, अर्श पर गए नहीं। उन्होंने कहा था या तो 150 से ऊपर या फिर 10 से नीचे रह जाएंगे। वैसे उन्होंने कई वादे ये भी किए थे कि नीतीश कुमार की पार्टी को अगर 25 से ज्यादा सीट आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। खैर ये कहने की अलग बात है, अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाए तो भी मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन वर्तमान में लग ऐसा ही रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को, क्योंकि सीटों पर डिपेंड करता है सारा मामला। आप कितनी सीटें जीत रहे हैं। पिछली बार 43 सीटें ही आई थी, इस बार 85 ले गए। 43 में जब मुख्यमंत्री थे तो 85 में तो बहुत मायने रखता है। ठीक है, बीजेपी को पिछली बार 75 के अराउंड सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बढ़त की है। सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को हुआ है। इस प्रकार से हमने बात की। अब देखिए दोस्तों,
सुबह सुबह हम करंट अफेयर्स लाने का प्रयास करेंगे आपके लिए रेगुलर। जैसे जैसे क्लासों के लिए हमें समय मिलेगा, हम सैटरडे संडे को तो हो सकता है कि नहीं ला पाए, लेकिन उसके अलावा हम आपको हमेशा रेगुलर सुबह करंट अफेयर्स की क्लास देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपको एक उमंग के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इस बात का ध्यान रखें। आपको खुद को महसूस हो रहा होगा कि मेरी हेल्थ कंडीशन, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये उमंग है कि मैं आप लोगों के लिए जगूं, आप लोगों के लिए काम करूं। धीरे धीरे हम सब मिलकर और आपके सिलेक्शन को निकाल लेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं इस क्लास में, क्योंकि ज़्यादा हेल्थ कंडीशन मेरी ठीक है नहीं, मैं ज़्यादा क्लासें ले नहीं पाऊंगा। तो इसलिए आप ध्यान दें। पहला, भारत अंगोला, इस इन स्लाइडों में हमने भारत अंगोला रिलेशन देखा। दूसरा, आईआईटी बॉम्बे देखा। तीसरा, टूर दे थार साइकिलिंग, जो साइकिल फॉर जीरो हंगर, वो देखा। फिर उसके बाद में हमने यूएस के साथ आगे आगे सारे आते गए, मैं सारी बात करूंगा। हमने कोस्टा रिका को चावल भेजा, वो वाला देखा। फिर हमने तेलंगाना ने एआई हब लॉन्च किया हैदराबाद में, वो देखा हमने। आफ्टर दैट तजाकिस्तान के आईनी एयरबेस से भारतीय सेना पीछे हटी, वो देखा। उसके बाद हमने भूटान में प्रधानमंत्री गए, तो वहाँ के भूटान के और इंडिया के रिलेशन के बारे में देखा। फिर हमने मरीन फिशरीज वाला देखा। भारत सरकार ने उनकी जनगणना के लिए, सेंसस को लागू करने के लिए मुहिम चलाई है। और इस प्रकार से हमने कई प्रकार के क्वेश्चन देखे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।